तो अगर यहाँ तक बात करें, ये चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट। इसमें बजट क्या होता है, हर इंसान का जैसे अपने लाइफ में एक बजट होता है, और वो बजट कैसे बनाता है, अपना इनकम और एक्सपेंस को ध्यान में रखते हुए। जैसे अगर मेरा इनकम 100 रुपया है, तो हम बजट कैसा बनाएंगे कि ठीक है हम 80 रुपीज खर्च करेंगे, 20 रुपीज सेव करेंगे, इसको कहते हैं बजट। वैसे ही गवर्नमेंट भी अपना एक बजट बनाता है कि मेरा इनकम है 100 और हम खर्च करेंगे सिर्फ 80, 20 हम जमा करेंगे कि अगर कोई फ्यूचर में बड़ा खर्चा हुआ तो सेविंग से फिर हम करेंगे। तो अ बजट इज अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड मतलब मर्ज्ड, बहुत सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो जोड़ देता है। मतलब गवर्नमेंट एक एक चीज के लिए तो नहीं रख सकता ना, हम लोग का सिर्फ रहता है घर का बजट, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, बट गवर्नमेंट के लाइफ में तो बहुत खर्चा है, तो सबका अलग अलग बजट तो बैठ के बनाएगा नहीं, अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाएगा नहीं। वो क्या करता है, सभी का इनकम एक जगह लिख देता है, सारा एक्सपेंस एक जगह लिख देता है। prepared by government or expected public expenditure and public revenue during a financial year। जब भी पब्लिक वर्ड यूज होता है, पब्लिक वर्ड मतलब होता है गवर्नमेंट, तो इस चैप्टर में जहां जहां हम पब्लिक वर्ड यूज किए हैं वहां मतलब होता है गवर्नमेंट। पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट रेवेन्यू ऐसे नहीं लिखा जाता है, उसको पब्लिक लिखा जाता है। तो ये है जहां वो अपना एक एक्सपेंडिचर और इनकम का पूरा हिसाब एक तरफ लिखता है, एक ही साल का, उसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट बजट या फिर बजट। सिर्फ बजट बोला तो तुम लोग कोई और बजट मत लिख दो, ये इसी चैप्टर से रिलेटेड है, तो व्हाट इज बजट बोले फिर भी गवर्नमेंट बजट ही लिखना। आप बोल रहा है गवर्नमेंट बजट का फीचर कैसा होता है, ये कंसोलिडेटेड होता है, मतलब मर्ज किया हुआ होता है, ये तो डेफिनेशन ही है। इट रिलेट्स टू अ फाइनेंशियल ईयर, ये एक साल के लिए बनता है। द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू आर प्लान्ड इन अकॉर्डेंस विद द डिक्लेयर्ड पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। मतलब हर साल जैसे सबका अपना ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे सोचो कि हम लोगों के घर में कमाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जिस घर में रह रहे हैं उससे एक बड़ा घर ले लेंगे, एक कार ले लेंगे, बच्चे को इस स्कूल में डाल देंगे, उसका एडुकेशन के लिए जमा करेंगे। तो अर्न करने का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होता है, बहुत सारा रीजन होता है। तो गवर्नमेंट भी ये एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का प्लानिंग कैसे करता है, अपना ऑब्जेक्टिव देखकर। जैसे सोचो गवर्नमेंट को अगर प्लान कर रहा है कि एक मेट्रो बनाने का सोच रहे हैं, पूरा यहाँ इस एरिया से लेके नॉर्थ से लेके साउथ तक को लेकर, तो उसका माइंड में है और एक ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, मेट्रो कंस्ट्रक्ट करना है। उस हिसाब से वो पूरा साल अपना एक्सपेंस और इनकम चलाएगा। जैसे घर का लोग का अपना होता है कि अगर हमको एक कार लेना है जिसके लिए मेरे को 5 लाख रुपया जमा करना है, तो हम लोग अपने हाथ से एक्सपेंस वैसे ही करेंगे जितना में सेविंग्स ये सब होता रहे। तो ये एक फीचर है। व्हाट डू यू मीन बाय फिनेंशियल ईयर? फिनेंशियल ईयर का मतलब होता है एक साल, मतलब 12 महीना। तो अगर एमसीक्यू में पूछता है तो हमेशा 12 मंथ्स में टिक लगाएंगे। यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, ये टर्म को कौन यूज करता है, गवर्नमेंट, टू कैलकुलेट देयर बजट, प्रॉफिट एंड लॉसेस। फिनेंशियल ईयर को फिस्कल ईयर भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज फिस्कल ईयर, तब यहाँ पे अ फिस्कल ईयर से स्टार्ट करना, फिनेंशियल ईयर से नहीं। और लास्ट में हम लोग लिखेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिनेंशियल ईयर। उसके बाद बोल रहा है कि आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स। सिंपल हम बात बता रहे हैं, गवर्नमेंट बजट के अंदर क्या क्या होता है। गवर्नमेंट बजट के अंदर एक रिसिट होता है, एक पेमेंट होता है। मतलब हम लोग कुछ रिसीव करते हैं, कुछ पे करते हैं। अब रिसिट दो तरीके का होता है, रेवेन्यू रिसिट, कैपिटल रिसिट। और पेमेंट भी दो तरीके का ही होता है, रेवेन्यू पेमेंट, कैपिटल पेमेंट। पर ये रिसिट तो समझ में आता है, पैसा आएगा तो वो बोलता है रिसिट, पैसा जाएगा तो बोलता है पेमेंट। पर ये रेवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट क्या है? रेवेन्यू रिसिट वो रिसिट है, मतलब वो पैसा रिसीव कर रहे हैं जो हम लोग एक साल में बहुत बार रिसीव करते हैं। जैसे कि रेंट रिसीव कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई अपना जगह को रेंट पे दे के रखा है, बार बार रेंट रिसीव कर रहा है, तो हर महीना कर रहा होगा, दिस इज रेवेन्यू रिसिट। गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेता है,
तो वो उसका रिसिट है, पर हर महीना इंटरेस्ट मिलता है उसको, दिस इज रेवेन्यू रिसिट। कहीं सोचो गवर्नमेंट किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, साल में 3-4 बार डिविडेंड मिला है, तो वो उसका रेवेन्यू रिसिट। तो जब भी कोई भी इनकम हम लोग को एक साल में बहुत बार होता है, उसको कहते हैं रेवेन्यू रिसिट। और कैपिटल रिसिट होता है जो साल में एक बार हो या फिर 2-3 साल में एक बार हो। जैसे कोई लैंड बेच देना, लैंड बेचे तो पैसा आया, पर ये हर वक्त हम लैंड बेचते नहीं रहते हैं, ये है मेरा कैपिटल रिसिट। फिर दूसरा बोल सकते हैं कि कोई भी सामान बेचना तो हुआ ही, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, ये सब इन्वेस्टमेंट बेच दिए। तो इस तरीके से अगर कोई तरीके से हम पैसा आया मेरे पास, या लोन लिए हैं, लोन लिए तो भी पैसा आया, पर हम हर महीना या साल में 4-5 बार तो लोन लेते नहीं होंगे, तो इस तरीके से अगर मेरे पास पैसा आ रहा है तो उसको कहते हैं कैपिटल रिसिट। दूसरा डिफरेंस क्या है, रेवेन्यू रिसिट पीएल में आता है, जो चीज बहुत बार होता है साल में उसको हम लोग पीएल में लिखते हैं, कैपिटल रिसिट को बैलेंस शीट में लिखा जाता है। यही सेम बात हम पेमेंट के लिए बोलेंगे, जो पेमेंट हम लोग साल में बहुत बार करते हैं दैट इज रेवेन्यू पेमेंट, और जो पेमेंट हम लोग एक साल में एक बार या 2-3 साल में एक बार करते हैं उसको कैपिटल पेमेंट कहते हैं। जैसे कोई भी सामान खरीदना, लाइक प्लांट खरीदना, लैंड खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, ये सब हम लोग हर मंथ तो करते नहीं रहेंगे या हर साल करते हैं, ऐसा कंपलसरी तो नहीं है, कभी साल में कभी कभी किए तो किए, उसको कहते हैं कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रिसिप्ट। के बाद क्या है, दो तरीके का एक्सपेंडिचर और होता है, दैट इज प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट के प्लानिंग के अंदर होता है, जैसे कि मेट्रो बनाना, डैम बनाना, कोई हॉस्पिटल खोलना, स्कूल खोलना, कोई बैंक खोलना, ये गवर्नमेंट के प्लानिंग के अंदर होता है, और उस पे जो खर्च होता है उसको वो कहता है प्लान एक्सपेंडिचर। पर जैसे अचानक से दो कंट्री के बीच में वॉर डिक्लेयर हो गया, तो ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट को पता नहीं था कि ये नेक्स्ट मंथ होने वाला है, अचानक से हो गया। जैसे कि इसलिए हम एग्जांपल दिए डिफेंस। दूसरा है वाटर सप्लाई। सोचो अचानक से किसी गांव में बाढ़ आ गया और वाटर सप्लाई करना है, वाटर सप्लाई में गवर्नमेंट का बहुत खर्च होता है, तो बेसिकली वहां पे गवर्नमेंट को वाटर सप्लाई करना पड़ा, कोई डैम फट गया, अभी वहां पे कंट्रोल करना है, जो डैम नया से बनाना है, बट वाटर जो सप्लाई कर रहा है, डैम बना रहा है, दैट इज प्लान एक्सपेंडिचर, अगर अपनी इच्छा से बना रहा है, सोच रहा है कि बनाएंगे, बट वाटर सप्लाई अगर अचानक से करना पड़ गया तो वो उसको कहते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। फिर सच एज ऑन, हाँ ये पॉलिसी होगा, ठीक है, जुडिशियरी, ये सब ठीक है। उसके बाद बोल रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू रिसिट एंड कैपिटल रिसिट, ये तो हम लिखवा ही चुके हैं, अभी समझाए भी हैं मीनिंग दोनों का। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, मतलब हर वक्त होता रहता है, ये हम लोगों का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फिर फिनेंसिंग एक्टिविटी होता है। इन्वेस्टमेंट मतलब कोई चीज नया खरीदना, या मतलब रिसिट है तो बेचना, जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कहते हैं। फिनेंसिंग मतलब लोन लेना, लोन लेना भी कैपिटल रिसिट है। ये रेकरिंग होता है, रेकरिंग मतलब बार बार होना, नॉन रेकरिंग मतलब बार बार नहीं होना। शॉर्ट टर्म मतलब ये हम लोग एक बार रिसीव करते हैं, तो रेंट सोचो एक बार रिसीव किए तो शॉर्ट टर्म रिसीट हुआ, अगला महीना फिर रिसीव करना है। पर ये लॉन्ग टर्म रिसीट होता है, आज रिसीव कर लिए तो काफी लॉन्ग टर्म माना जाता है। लॉन्ग टर्म मतलब जो साल में एक बार किया जाए। शोन इन, ये इनकम स्टेटमेंट में दिखाते हैं, मतलब पीएल में, ये बैलेंस शीट में दिखाते हैं। इससे हम लोग का असेट का वैल्यू या लाइबिलिटी के वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई असेट बेच रहे हैं या लोन ले रहे हैं ऐसा नहीं है। पर कैपिटल रिसिट से वैल्यू, असेट और लाइबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज होता है। सोचो हम कोई लैंड खरीद के ले आए, तो वो कैपिटल रिसिट है और मेरा एसेट बढ़ गया। हम लोन ले लिए, पैसा आ गया, कैपिटल रिसिट है, मेरा लाइबिलिटी बढ़ गया।
अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी सेम है, रिसिप्ट का उल्टा। सारा चीज ही सेम है, नथिंग डिफरेंट। फिर यहाँ पे कुछ वर्ड है, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। ये क्या होता है? सरप्लस बजट हम लोग कहते हैं जब हम लोग का प्रॉफिट हो बजट बनाने में, मतलब इनकम अगर 100 रुपया है, एक्सपेंस 80 रुपीज है, तो हम लोग बोलेंगे इनकम 20 रुपीज हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब वो सरप्लस है, सरप्लस बजट। अगर हम लोग का इनकम 80 है और खर्च 100 हो रहा है, मतलब वो डेफिसिट बजट है, मतलब लॉस हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट को कहते हैं सरप्लस, लॉस को कहते हैं डेफिसिट। अब प्रॉफिट कब होता है? जब इनकम ज्यादा हो, एक्सपेंस कम हो। और लॉस कब होता है? जब एक्सपेंस ज्यादा हो और इनकम कम हो। तो वो है। उसके बाद बोल रहा है बजटरी पॉलिसी क्या होता है? बजटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अपने इस बजट को, सरप्लस या डेफिसिट है, तो उसको मेंटेन कैसे करेगा। जैसे अगर सरप्लस बजट है, मतलब ये ये जो बजट का वो 5 ईयर बजट प्लान बनाता है हर गवर्नमेंट, कि हम लोग को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे इनकम करना है, कैसे एक्सपेंस करना है, इसको पूरा कहते हैं बजटरी पॉलिसी बनाना। पॉलिसी मतलब रूल्स। बजट बनाने का कुछ रूल होता है। ऐसे ही हम नहीं बना सकते, गवर्नमेंट ऐसे नहीं बोल सकता कि हमको नेक्स्ट ईयर एक डैम बनाना स्टार्ट करना है, मेट्रो बनाना स्टार्ट करना है, ऐसे नहीं बोल सकता। इसके ऊपर उसको बहुत सारी बातों पे ध्यान देना होगा कि अगर हम मेट्रो बनाते हैं तो क्या होगा, क्या क्या चीज पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा। अगर हम स्कूल बनाते हैं तो इसका क्या क्या फायदा है या नुकसान है। तो ये सोचने को कहते हैं बजटरी पॉलिसी बनाना, फायदा नुकसान। तो क्या बजटरी पॉलिसी बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम लोग बजटरी पॉलिसी बनाते हैं, क्यों रूल बनाते हैं? कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। गवर्नमेंट promotes economic growth by setting up basic and heavy factories like steel, chemical, fertilizer etc. गवर्नमेंट अगर सोचता है कि उसको हेवी इंडस्ट्रीज बैठाना है, तो वो ये क्यों मतलब ऐसे ही नहीं बोल सकता हमको एक हेवी इंडस्ट्री बनाना है। उसके पीछे क्वेश्चन आएगा, आपको हेवी इंडस्ट्री क्यों बनाना है। अगर वो आंसर देता है कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो बोलेगा आप बना सकते हो। तो बजटरी पॉलिसी कहता है अगर आपका डिसीजन से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो आप करो। फिर टू रिड्यूस इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटीज, इसका मतलब होता है ये पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में, नहीं तो इनकम इनइक्वालिटी, मतलब इक्वल इनकम हम लोग का इक्वल ही रहता कंट्री में। बट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पुअर है, जो इतना पुअर है उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, और रिच इतना रिच है कि उसके पास पैसा रखने का जगह नहीं है। तो इसको कहते हैं इनकम इनइक्वालिटीज। इनकम इतना इनइक्वल है कि मतलब, पर बोल रहा है कि गवर्नमेंट को ऐसा पॉलिसी बनाना चाहिए जिससे इनकम इनइक्वल ना रहे, रिड्यूस हो जाए। तो गवर्नमेंट रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ बाय टैक्सिंग द रिच मोर एंड स्पेंडिंग मोर ऑन पुअर। रिच से ज्यादा टैक्स लो और उसको गरीब पे इन्वेस्ट कर दो। मतलब रिच से बहुत टैक्स लो और गरीब लोगों के लिए स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, उन लोगों को घर, सीआईटी बिल्डिंग टाइप जो गवर्नमेंट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स होता है उसमें घर बना बना कर उन लोगों को फ्री का दे दो, गवर्नमेंट फ्री का अलॉट कर देता है। तो इस तरह गवर्नमेंट इनइक्वालिटीज को कम कर सकता है। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट अगर ये हेवी इंडस्ट्री ये सब सेटअप करेगा, बैंक बनाएगा, तो बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब मिल जाएगा। तो बोल रहा है कि इसलिए बनाओ कि एम्प्लॉयमेंट मिले। फिर टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन प्राइसेस, मतलब अगर कोई राशन शॉप है तो राशन शॉप गवर्नमेंट का क्यों होता है? कि गरीब लोग को भी वो सामान कम दाम में मिल सके। तो इस तरह प्राइस, अगर सोचो ऐसा कोई राशन शॉप होगा ही नहीं तो गरीब लोग कैसे खरीदेगा। तो गवर्नमेंट क्या करता है, 2 रुपया किलो चावल, 3 रुपया किलो दाल ऐसा देता है। तो क्यों? इस प्राइस में स्टेबिलिटी रहे। टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, डेफिसिट हटाने के लिए डेफिनेटली अगर लॉस में चल रहा है तो हम कुछ प्लानिंग करेंगे ना कि मेरा एक्सपेंस कम हो, इनकम ज्यादा हो, इसलिए हम डेफिसिट हटाने का सोचेंगे।
टू प्रोवाइड फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो है ही कि हम अच्छे से अगर सब कुछ मेंटेन करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, तो मेरा सारा चीज सही चलेगा, जैसे पुलिस पे, डिफेंस पे, जुडिशियरी पे, ये सारी चीजों पे। उसके बाद बोल रहा है एक्सप्लेन हाउ एक्सपेंडिचर कैन बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर फिस्कल पॉलिसी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अच्छा, बजटरी पॉलिसी में और फिस्कल पॉलिसी में डिफरेंस क्या है? देखो, फिस्कल पॉलिसी में वो इन्फ्लेशन, टैक्स, ये सब को टारगेट करता है, जिसमें गवर्नमेंट का डायरेक्टली कोई हाथ नहीं हो पाएगा, वो इनडायरेक्टली कुछ चीज करना चाहता है। और बजटरी पॉलिसी में वो डायरेक्टली खुद कुछ कर सकता है। जैसे हम बता रहे हैं, अगर गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ चाहता है तो वो खुद इंडस्ट्री सेटअप कर लेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा। वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहता है तो वो खुद हेवी इंडस्ट्री बैठा देगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। स्टेबिलिटी चाहता है तो राशन शॉप खोल ले, अपना लॉस में कमी चाहता है तो अपना एक्सपेंडिचर कंट्रोल कर ले। ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के हाथ में है। पर फिस्कल पॉलिसी इनडायरेक्टली, मतलब पब्लिक का हेल्प लेना पड़ेगा, हम लोगों के हेल्प के बिना नहीं होगा। जैसे हम लोग के टैक्स को कंट्रोल करता है, मतलब हम लोगों से रिलेटेड है, पब्लिक से रिलेटेड है, इन्फ्लेशन का बात करता है। तो फिस्कल पॉलिसी क्लियर रखो कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कुछ करता है और बजटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट कुछ डायरेक्टली करता है। तो इसमें सिर्फ हमको 2 पॉइंट ही एक्सप्लेन करने बोला था, इसलिए हम 2 ही किए हैं, ऐसे इसका भी बहुत है, 5-6 है। इनकम इनइक्वालिटी तो है ही। जैसे गवर्नमेंट क्या करता है, यहाँ पे इनकम रिड्यूस करने के लिए क्या किया, इनइक्वालिटी रिड्यूस करने के लिए बोला रिच से ज्यादा टैक्स लो और पुअर पे इन्वेस्ट कर दो। ये गवर्नमेंट खुद कर सकता है। पर इनकम इनइक्वालिटीज इधर पे क्या कर सकता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क्स। पब्लिक वर्क्स मतलब वही मेट्रो ये सब बनाना, सब्सिडी दे दे हम लोग को, ट्रांसफर पेमेंट दे हम लोग को, गवर्नमेंट डायरेक्टली हम लोग को दे दे पैसा, बोले कि आपको सब्सिडी मिलना चाहिए, आपको ट्रांसफर पेमेंट मिल रहा है, मतलब स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे, जिसको गरीब है पर इंटेलिजेंट है बट आगे पढ़ नहीं पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ उसके पास पैसा नहीं है, तो वैसे लोगों को स्कॉलरशिप दे दे। तो ऐसे करके गवर्नमेंट दीज एक्सपेंडिचर हेल्प्स इन जनरेटिंग इनकम विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इनकम गैप इन सोसाइटी। अब इस तरह इनकम इनइक्वालिटीज कम जाएगा। तो फिस्कल पॉलिसी वाले पॉइंट में ध्यान रखना है, इनकम इनइक्वालिटीज में लिखना है सब्सिडी ये सब देकर, और बजटरी वाले में इनइक्वालिटी कम करना है तो टैक्स ज्यादा लो रिच से और पुअर पे खर्च कर दो। इन्फ्लेशन में यहाँ पे क्या लिखना है, इट ऑकर्स व्हेन देयर इज इंक्रीज्ड स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन द गवर्नमेंट कैन लोअर पब्लिक एक्सपेंडिचर, दिस रिजल्ट इन रिडक्शन इन एग्रीगेट डिमांड। इसका मतलब हम समझा रहे हैं, देखो इन्फ्लेशन गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल कर सकता है, लगता है कि गवर्नमेंट कैसे महंगाई को कंट्रोल करेगा, क्यों महंगाई बढ़ता है तो हम लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, बोले इसमें गवर्नमेंट का क्या गलती, गवर्नमेंट का ये गलती है कि गवर्नमेंट को मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल कर सकता है, मनी सप्लाई क्या होता है, अचानक से जब पब्लिक के हाथ में ज्यादा पैसा हो जाता है, जैसे अभी कौन सा तो कंट्री है, मतलब मेरे को बताया जा रहा था, न्यूज में भी आया था, जहां पर एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए लोग एक अटैची, एक बोरा पैसा लेकर जाते हैं। वहां पे इतना इन्फ्लेशन आ चुका है कि मतलब एक एक बोरा लोग पैसा ले जा रहा है तब जाके ब्रेड खरीद रहा है, मतलब इतना महंगा है वहां पे ब्रेड। क्यों? क्योंकि जब मनी सप्लाई, सोचो, एक तुम लोगों को प्रैक्टिकल बात है, आज अगर एक ब्रेड का पैकेट 10 रुपए का है, एक ब्रेड का पैकेट कितने का है, 10 रुपए का, तुम लोग के घर के नीचे जो शॉप है उसमें वो टोटल 10 ब्रेड रखता है, ठीक है, तो हर दिन 10 लोग आते हैं, 10-10 रुपया देते हैं और वो ब्रेड खरीद लेते हैं। अब सोचो, लोगों के पास अचानक से बहुत पैसा हो गया है, कैसे बहुत पैसा हो गया है, गवर्नमेंट ने अननेसेसरीली मनी प्रिंट कर दिया है, करेंसी प्रिंट कर दिया है, गवर्नमेंट को इतना प्रिंट नहीं करना चाहिए था, पर गवर्नमेंट सोचा पॉवर्टी हटाने के लिए, हम लोग भी बहुत बार बोलते हैं कि गवर्नमेंट को पैसा, गरीबी हटाने के लिए वो बहुत सारा नोट छाप दे,
ये हम लोग भी बोलते हैं। अब सोचो जैसा हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ने वैसा किया भी, बहुत सारा नोट गवर्नमेंट ने प्रिंट करवा दिया, अब सबके पास बहुत पैसा हो गया। अब क्या होगा देखो, अगला मॉर्निंग दुकानदार के पास कितना ब्रेड था, 10 पीस ब्रेड था। अगला मॉर्निंग उसके पास कितने लोग चले गए, 20 पीपल चले गए। वो कैसे देगा, उसके पास 10 पीस ब्रेड है और 20 लोग चले गए। अब वो मत बोलना जो पहले आएगा वो पहले खरीद के चला जाएगा, बाकी 10 लोग को बोल देगा कि नहीं है ब्रेड खत्म हो गया। समझो 20 लोग एक साथ उसके दुकान पे गए, अभी वो किसको देगा, वो बोलेगा ब्रेड का दाम 10 रुपया नहीं 50 रुपया है। अब 50 रुपया कौन देगा, तो 20 लोग में से 10 लोग चले गए, 10 लोग बोले हम लोग 50 रुपया पे करेंगे, तो अब उस दिन से ब्रेड का दाम कितना हो गया, 50 रुपया। ठीक है, तो इन्फ्लेशन कितना आया, 10 रुपया का पैकेट सीधे 50 रुपया का ब्रेड हो गया, बहुत महंगाई हुआ। अब लोग अगर 50 रुपए इसमें देने लगे तो दुनिया का हर चीज में इन्फ्लेशन आ गया, जितना खाने का सामान है उसमें, जितना भी हम लोग का एंटरटेनमेंट का चीज है, ट्रैवलिंग के टाइम, सब चीज में एक्सपेंस आ गया, सब चीज में बढ़ गया। तो ये जो गवर्नमेंट किया इससे हुआ, तो बोल रहा है इट ऑकर्स व्हेन देयर इज इंक्रीज्ड स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी। जब लोग बहुत खर्च करने लगते हैं तो इन्फ्लेशन आता है। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन द गवर्नमेंट कैन लोअर पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को अपना खर्च कम करना होगा। खर्च मतलब अगर गवर्नमेंट कभी कहीं पे मेट्रो बना रहा है तो देखना मेट्रो बनाते बनाते रोक देता है कंस्ट्रक्शन। हम लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि इतना स्लो गवर्नमेंट है, कंस्ट्रक्शन ही नहीं कर रहा है, खाली यहाँ पे स्टार्ट करके छोड़ दिया है। बट वो ऐसा क्यों करता है, अगर वो मेट्रो कंस्ट्रक्शन ऑन रखेगा तो जितने वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं या अनलिमिटेड लोग काम कर रहे होते हैं, एक मेट्रो बनता है तो रोड पे जितने दिख रहे हैं उतने, और जितने ऑफिस में है जो उस मेट्रो के कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए लगे हुए हैं वो सब लोग लगे हुए हैं, सबको गवर्नमेंट पेमेंट कर रहा है। तो सारे लोगों के हाथ में रुपया जाता जा रहा है, मतलब पेमेंट हो रहा है वो लोगों को, उन लोगों के पास पैसा आते जा रहा है। तो अगर हम लोग, अब जितना पैसा उन लोग पास आएगा उन लोग उतना खर्च करेगा, और खर्च करेगा तो फिर स्पेंडिंग बढ़ जाएगा, फिर इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करता है, उस मेट्रो कंस्ट्रक्शन को रोक देता है, स्टॉप कर देता है। स्टॉप करने से सारे लोगों को पेमेंट जाना बंद हो जाएगा। दिस रिजल्ट इन रिडक्शन इन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मतलब वो लोग डिमांड नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं खरीद पाएगा, बिना मतलब बहुत खरीद रहा था, पैसा मिल रहा था तो अब नहीं खरीद पाएगा। अब इसमें हम लोग को बोल रहा है रेवेन्यू कंपोनेंट और कैपिटल कंपोनेंट क्या है। तो रेवेन्यू कंपोनेंट मतलब एलिमेंट। रेवेन्यू किसको कहते हैं, इट कंप्राइजेस रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको वो रेवेन्यू कंपोनेंट कहता है। कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को वो कैपिटल कंपोनेंट कहता है। रेवेन्यू रिसीट के अंदर क्या आता है, गवर्नमेंट का टैक्स लेना, मतलब जो हर वक्त वो लेता रहता है, एक्साइज ड्यूटी इंटरेस्ट यही सब होगा, गवर्नमेंट हर वक्त यही सब लेता रहेगा। कैपिटल रिसीट इंक्लूड लोन टेकन बाय गवर्नमेंट। अगर वो लोन ले रहा है गवर्नमेंट तब वो कहता है कैपिटल रिसीट, क्योंकि वो हर वक्त तो लेते नहीं रहता है मंथली मंथली, कभी लिया तो लिया, इसलिए कैपिटल रिसीट। उसका एग्जाम्पल है लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट। रेवेन्यू रिसीट डू नॉट रिड्यूस द असेट और क्रिएट, किया अभी हम वहां पे समझाएं, और कैपिटल हम लोग का असेट और लाइबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ तक ये टॉपिक खत्म। अब डेफिसिट फिनेंसिंग क्या होता है, डेफिसिट, अभी डेफिसिट का मतलब बताएं, जब हम लोग का इनकम ज्यादा रहता है, सॉरी एक्सपेंस ज्यादा रहता है और इनकम कम रहता है, तो हम वही बात लिखे हैं। डेफिसिट फिनेंसिंग इज अ बजटरी सिचुएशन, ये एक बजट में आने वाला सिचुएशन है। व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज हायर देन द रेवेन्यू, जब रेवेन्यू से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो तुम लोग बोलोगे इस वर्ड का मतलब तो मैम डेफिसिट है, फिनेंसिंग का क्या मतलब, फिनेंसिंग का मतलब है डिफरेंस इज मेड अप बाय बोरोइंग न्यू फंड्स। तो जब गवर्नमेंट लॉस से सफर कर रहा होता है और उस वक्त वो कोई भी चीज मार्केट से बोरो कर लेता है, जैसे हम लोग से किसी गवर्नमेंट अगर जाके लोन ले ले, ऐसा कुछ भी न्यू चीज उधार लेता है,
तो हम लोग कहते हैं डेफिसिट फिनेंसिंग। मतलब जितना लॉस हुआ गवर्नमेंट जाके उतने का ही लोन ले लिया कि उसका बजट ठीक हो जाए, मतलब बैलेंस हो जाए, ना सरप्लस रहे ना डेफिसिट रहे, बैलेंस हो जाए, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर हो जाए, इसलिए उसको कहते हैं डेफिसिट फिनेंसिंग। तो डेफिसिट मतलब लॉस, लॉस मतलब व्हेन इनकम इज लेस देन एक्सपेंडिचर, और फिनेंसिंग मतलब उस लॉस के जितना वो जाकर पैसा ले ले, इसलिए डिफरेंस, मतलब एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का डिफरेंस क्या है, डेफिसिट, उस डेफिसिट जितना जाके बोरोइंग कर ले, न्यू फंड। तो फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट का क्या मतलब, फिस्कल डेफिसिट तो हम अभी समझाएं, रेवेन्यू डेफिसिट होता है, देखो फिस्कल फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट में क्या डिफरेंस है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का माइनस टोटल रिसिट इज इक्वल टू ये, टोटल एक्सपेंस के अंदर क्या आया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, और टोटल रेवेन्यू के अंदर क्या आया, कैपिटल सॉरी रेवेन्यू रिसिट भी और कैपिटल रिसिट भी, मतलब दोनों एक्सपेंडिचर और दोनों रिसिट। और रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट, सिर्फ रेवेन्यू एलिमेंट रहेगा तो रेवेन्यू डेफिसिट, पूरा रहेगा तो फिस्कल डेफिसिट, बस यही डिफरेंस है। दूसरा, इट मेजर्स द टोटल बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि ये टोटल के लिए था तो टोटल। इट इंडिकेट्स इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर, सोचो अगर ये वाला डेफिसिट हुआ है मतलब गवर्नमेंट को लोन लेने का जरूरत है, गवर्नमेंट कैसे समझता है कि लोन लेना चाहिए, जब उसका फिस्कल डेफिसिट हो जाता है। पर अगर ये वाला डेफिसिट आ रहा है मतलब गवर्नमेंट का डे टू डे इनकम तक कम है, मतलब डेली का अगर उसका हिसाब किताब बताएं तो हमेशा गवर्नमेंट के पास एक्सपेंडिचर ज्यादा रहता है और इनकम कम रहता है, ये उसका डे टू डे एक्सपेंडिचर मीट नहीं कर पा रहा है। जैसे दो तरीके का घर होता है, एक घर होता है जिसमें वो एक बार में 5 लाख 7 लाख नहीं निकाल सकता, वहां पे उसको लोन लेना पड़ जाता है। मतलब अगर बच्चे ने कहा उसे एमबीए करना है तो पेरेंट्स को अगर 10 लाख मांगा तो पेरेंट बोलता है मेरे पास 10 लाख रुपया नहीं है तो एडुकेशन लोन ले लो, वो हुआ फिस्कल डेफिसिट। पर अगर हम बच्चा बोला मेरे को 1000 रुपीज फीस दो, 2000 फीस दो, वहां उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं नहीं दे सकते थोड़ा रुक जाओ, उस घर में रेवेन्यू डेफिसिट है जो डे टू डे एक्सपेंडिचर भी मीट नहीं कर पाता है। सोर्स ऑफ फिनेंसिंग होता है, ये यहाँ पे इनकम आता कैसे है, गवर्नमेंट जब टैक्स लेता है या नॉन टैक्स रेवेन्यू, यहाँ पे कैसे सोर्स आता है, मतलब यहाँ पे वो कैसे, कहाँ से बोरो पैसा कहाँ से लाने का सोचता है, टैक्स बढ़ा देता है या फिर कोई और तरीका से भी पैसा लाने का सोचता है, पर यहाँ पे बोरो करना पड़ जाएगा उसे, उसको बोरोइंग करना होगा या डेफिसिट फिनेंसिंग करना होगा। अब अगर कोई बोलता है डायरेक्ट टैक्स क्या है, तो डायरेक्ट टैक्स है तुम ही लोग अर्न कर रहे हो, तुम ही लोग उस पर टैक्स दे रहे हो, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। कितना दे रहे हैं तुम लोग को पता होता है। डायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू टैक्सेस दैट आर इम्पोज्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ इंडिविजुअल, तुम्हारे इनकम पे जो टैक्स लगता है या कंपनी के इनकम पे जो टैक्स लगता है, मतलब इंडिविजुअल के इनकम के ऊपर, एंड आर पेड डायरेक्टली बाय देम टू द गवर्नमेंट, तुम्हारा इनकम है तो तुम अपना टैक्स खुद ही गवर्नमेंट को जाके पे कर रहे हो। द लाइबिलिटी टू पे एंड एक्चुअल बर्डन ऑफ टैक्स लाई ऑन द सेम पर्सन। लाइबिलिटी टू पे मतलब किसको पे करना है, अगर तुम्हारा इनकम है तो तुम ही को पे करना है, और एक्चुअल बर्डन किसके ऊपर है, तुम्हारे ऊपर ही है, मतलब अगर टैक्स पे नहीं हुआ तो कौन फंसेगा, तुम ही फंसोगे। तो इसको कहते हैं जिसका इनकम है वही लाइबिलिटी है उसका, उसी को देना है और वही देता है। इट्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स, हम ये नहीं बोल सकते कि हम तो इसको इसको देना था टैक्स, हम तो भूल गए पर ये तो दे सकता था,
हम ऐसे नहीं बोल सकते, हम दूसरे पे उसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कंपनी का टैक्स, वेल्थ टैक्स मतलब अपने प्रॉपर्टी के ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है। पर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये लिखा हुआ शायद नहीं हो। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कैलकुलेट कोई, मतलब हम आज गए एक टूथपेस्ट खरीदने, उसके ऊपर हम 10 रुपया टैक्स भी दिए जिसको जीएसटी कहते हैं। हमको पता भी नहीं हम उस टूथपेस्ट के ऊपर कितना टैक्स दिए, हम बस टूथपेस्ट का पैसा दिए 100 रुपया और घर आ गए। उसके ऊपर 10 रुपया टैक्स भी दिए हैं ये मेरे को पता भी नहीं है। और गवर्नमेंट को वो हम तो वो शॉपकीपर को टैक्स दे दिए, शॉपकीपर का काम है गवर्नमेंट को देना। अब इनकम किसका हो रहा है, शॉपकीपर का। टैक्स कौन भर रहा है, हम। किसको भर रहे हैं, गवर्नमेंट को। और खुद जाके भर भी नहीं रहे, हम वो शॉपकीपर को दे दिए, शॉपकीपर गवर्नमेंट को देगा। अब वो भरा कि नहीं भरा ये मेरे को पता भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट तक टैक्स नहीं पहुंचा तो वो किसको पकड़ेगा, शॉपकीपर को। शॉपकीपर वो मेरे को नहीं पकड़ सकता। तो डायरेक्ट टैक्स से पूरा उल्टा है, यहाँ पर मेरे इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है। दूसरा बात, यहाँ पे हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे हैं। जिम्मेदारी, लाइबिलिटी किसका है, शॉपकीपर का, दूसरे का। एक्चुअल बर्डन किस पे है, दूसरे पे। तो यहाँ पे बर्डन दूसरे पे शिफ्ट होता है। अगर गवर्नमेंट मेरे को बोला कि आप टैक्स क्यों नहीं दिए, तो हम बोलेंगे हम तो दिए थे, या मेरे को पता नहीं था टैक्स देना है, दुकानदार ने मांगा ही नहीं, कुछ ऐसा। तो ये डायरेक्ट टैक्स से पूरा उल्टा है। इसका एग्जाम्पल है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब। तो हम लोग अभी पढ़े फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट होता है जितना मेरा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम, मतलब रिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या है, जो भी फिस्कल डेफिसिट आएगा, उससे सिर्फ इंटरेस्ट माइनस कर देना। इंटरेस्ट माइनस करते ही प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है।